जी हाँ जी। नमस्कार साथियों, मैं हनुमान किसान आरजे स्टडी पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, हम पढ़ रहे थे हमारी जो रीट पात्रता एग्जाम है ना, उस पात्रता एग्जाम के L2 में जो हमारी साइंस आएगी साथियों, उसमें से हमने रसायन विज्ञान का रिवीजन शुरू कर रखा है। किसका? रसायन विज्ञान का। साथियों, इसमें से कौन कौन से टॉपिक करवा दिए भैया? नाइट्रोजन गैस हो गया भैया, नाइट्रोजन चक्र हो गया भैया, ऑक्सीजन गैस हो गया। साथियों, अब यहां से एक टॉपिक बाकी रह जाता है, वो साथियों रह गया ऑक्साइड। उसकी क्लास साथियों जल्द आप लोगों के सामने होगी। लेकिन साथियों दो टॉपिक और आते हैं। एक आपका आता है प्लास्टिक और एक आता है साथियों, आप लोगों ने पढ़ा होगा सीमेंट। तो क्यों ना साथियों पहले मैं प्लास्टिक करवा दूं, फिर मैं सीमेंट करवा दूंगा, फिर मैं ऑक्साइड करवा दूंगा। ये तीन टॉपिक तो हो गए हैं और ये तीन टॉपिक अब करवा दूंगा। और सुनो साथियों, बात ये है, आपकी जो NCERT है ना, उसकी 6 से 10 तक का साथियों निचोड़ करवा रहा हूँ। साथियों केवल निचोड़ करवा रहा हूँ। और सुनो, पढ़ा नहीं रहा साथियों, केवल आप लोगों को रिवीजन करवा रहा हूँ। आपको केवल देखना है, जो बात नहीं लगे ना उसको नोट कर लेना। भैया आज क्या पढ़ाओगे? आज साथियों मैं आप लोगों के बीच में बात करने वाला हूँ प्लास्टिक के बारे में। अजी प्लास्टिक में क्या क्या पढ़ना है भैया? प्लास्टिक में सबसे पहले बातें करेंगे, उसके बाद में साथियों प्लास्टिक की संरचना पढ़ना है, उसके प्रकार पढ़ने हैं, उसके गुण पढ़ने हैं, उसके उपयोग पढ़ने हैं। उसके बाद में जो NCERT में डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखे हैं ना, जिनको आप बोलते हो MCQ, उनको पढ़ना है। साथियों रिकॉर्डेड क्लास है, आपको 2 की स्पीड में देखना है। सुनो जी सुनो, ये सारी बातें करनी है तब जाके प्लास्टिक होगा। और भैया करवा कहाँ से रहे हो भैया? 6 से 10वीं तक की जो NCERT है ना, उसकी लाइन टू लाइन करवा रहा हूँ, एक भी लाइन को नहीं छोड़ रहा। एक एक बातें देखिए। भैया प्लास्टिक से बातें करते हैं। साथियों प्लास्टिक की सबसे पहली बात करूं ना, कि प्लास्टिक होता क्या है, याद रखना साथियों। जिस प्रकार संश्लेषित रेशे जो होते हैं ना, संश्लेषित रेशे क्या होते हैं? बहुलक होते हैं। उसी प्रकार प्लास्टिक भी बहुलक होता है। सबसे पहले दिमाग में होना चाहिए कि भैया प्लास्टिक भी क्या होता है? अजीब बहुलक होता है। जब हम बहुलक पढ़ेंगे ना, तब ढंग से समझ में आएगा कि वो रेशे वाली कहानी क्या है। आज में ये याद रखना है कि भैया प्लास्टिक क्या होता है? बहुलक होता है। भैया दूसरी बात देखो साथियों, प्लास्टिक को आसानी से सांचे में डाला जा सकता है। इसका मतलब ये हो गया जी, आप जो चाहो ना उस वो आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक की दो बातें याद रखना। पहली बात तो प्लास्टिक बहुलक होता है और आप जैसा चाहो ना उस आकार में ढाला जा सकता है। तीसरी बात याद रखना जी, प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है। एक बार आपने प्लास्टिक यूज कर ली ना साथियों, दोबारा फिर उस प्लास्टिक का यूज किया जा सकता है। तीन बात हो गई। चौथी बात, इसका एक गुण होता है जिसको बोलते हैं नमनीयता। साथियों अंग्रेजी में बोलते हैं प्लास्टिसिटी। मैं चाहूंगा कि इस शब्द को अंग्रेजी में याद रखे। प्लास्टिक का ये गुण है प्लास्टिसिटी का, अजी नमनीयता का। इसी गुण के कारण जिसमें भी ये गुण पाया जाएगा ना, उसको क्या बोलेंगे? प्लास्टिक बोलेंगे। एक बार पुनः देखिए कि प्लास्टिक में चार बातें हैं। एक, प्लास्टिक बहुलक होता है। दूसरा, प्लास्टिक को आसानी से सांचे में डाला जा सकता है, किसी भी आकार में आप उसको किसी भी आकार में डाल सकते हो। तीसरी बात साथियों, पुनः चक्रण हो सकता है। और चौथी बात यह है, इसका एक महत्वपूर्ण गुण है, अजी उसको बोलो नमनीयता बोलो या प्लास्टिसिटी बोलो। जिसमें प्लास्टिसिटी का गुण पाया जाता है ना, वही प्लास्टिक कहलाता है। मतलब प्लास्टिक यदि होगा तो साथियों 101% उसमें कौन सा गुण होगा? नमनीयता का। अजी नमनीयता बोलो या प्लास्टिसिटी बोलो, ये तो रही बातें वाली बात। साथियों दूसरी बात करता हूं मैं संरचना की। प्लास्टिक की जो संरचना होती है साथियों, दो प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हो। एक तो आप कर सकते हो रेखीय, एक आप कर सकते हो क्रॉसबद्ध। क्रॉसबद्ध बोलो या तिर्यकबद्ध बोलो। साथियों
जब इकाइयां शाखाओं के रूप में हो ना, ये देखो अजी ये लाइन चल रही थी, एक दो, अब देखो इसकी शाखा देखो, एक दो, एक ऊपर एक नीचे, ये यदि इस प्रकार से शाखाओं में हो ना, उसको तो तिर्यकबद्ध बोलो या क्रॉसबद्ध बोलो। और साथियों ऐसे सिंगल लाइन में हो ना कि सभी इकाइयां क्या हो, रेखीय क्रम में हो, तो इस प्रकार की व्यवस्था को रेखीय व्यवस्था बोलते हैं और इस प्रकार की व्यवस्था को क्रॉसबद्ध बोलते हैं। आप लोगों से पूछेगा कि प्लास्टिक के बारे में निम्न में से कौन सी बात सही है और कौन सी बात सही नहीं है, तब याद रखना कि संरचना का मतलब होता है कि प्लास्टिक को किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हो, दो प्रकार से भैया। यदि इकाइयां रेखीय क्रम में हुई ना तो रेखीय व्यवस्था, और भैया इकाइयां जो है शाखाओं के रूप में हुई ना तो उसको बोलेंगे क्रॉसबद्ध। ये दो प्रकार याद रखना जी। उसके बाद में साथियों प्रकार की बात आती है कि भैया प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है। साथियों यहां पर लिख लेना कि रीट 2022 प्लास्टिक में से हर बार यहीं से प्रश्न पूछता है। प्लास्टिक साथियों दो प्रकार का होता है, एक तो ताप दृढ़ और एक साथियों ताप सुनम्य। अजी जो ताप के प्रति दृढ़ हो ताप दृढ़, और ताप के प्रति सुनम्य हो वो ताप सुनम्य। लेकिन बात मजे की वो करता है, यहाँ पर परीक्षा वाला अंग्रेज बनता है, हमें हिंदी में नहीं देकर अंग्रेजी में देता है। याद रखना साथियों, एक तो प्लास्टिक होता है केवल थर्मोप्लास्टिक, और एक देखो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जो सरल नाम कौन सा है, थर्मोप्लास्टिक। ये जो होता है ना वो ताप सुनम्य को बोलते हैं, और जो थर्मोसेटिंग होता है ना वो ताप दृढ़ प्लास्टिक को बोलते हैं। दो दो एग्जाम्पल याद रखना, वो मैं पूछता है साथियों। इसके जो एग्जाम्पल है वो एक तो है बेकेलाइट और एक है मेलामाइन। बेकेलाइट क्या होता है, मेलामाइन क्या होता है, अलग से पढ़ेंगे। और ताप सुनम्य प्लास्टिक के एग्जाम्पल होते हैं एक तो पीवीसी और साथियों पॉलीथीन। आपको पूछेगा पॉलीथीन कौन से प्रकार का प्लास्टिक है, बताना जी, ताप सुनम्य वाला। अजी थर्मोप्लास्टिक। साथियों होता क्या है, ताप दृढ़ प्लास्टिक उसको बोलते हैं, सुनना, कि एक बार सांचे में ढाल दिया जाए ना तो साथियों ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता। अजी एक बार आपने किसी सांचे में डाल दिया फिर उसी सांचे में रहेगा, ऐसा नहीं है कि आपने ऊष्मा देकर साथियों उसको क्या क्या कर लिया, उसको नर्म कर लिया, नहीं कर सकते। तभी तो ताप दृढ़ बोला कि ताप को देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां देखिए कि गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है। आसानी से मतलब सुनम्य, कि आप ताप दोगे ना तो साथियों नरम हो जाता है जी। आप जिस भी सांचे में ढालना चाहते हो ना उसमें ढाल सकते हो। काम की बात यही है। आपको पूछेगा बेकेलाइट किसका एग्जाम्पल है, याद रखना बेकेलाइट ताप दृढ़ बोलो या थर्मोसेटिंग बोलो। पूछेगा मेलामाइन ताप दृढ़ बोलो या थर्मोसेटिंग बोलो। साथियों ये प्रकार की बात थी। लेकिन अब ये बताओ भैया कि ये बेकेलाइट क्या होता है और ये मेलामाइन क्या होता है। याद रखना बेकेलाइट के उपयोग याद रखना जी। सबसे पहले उपयोग आता है साथियों कृत्रिम आभूषण बनाने में। आप देखते हो ना वो आभूषण जिसमें प्लास्टिक यूज होती है ना साथियों बेकेलाइट के बनते हैं कृत्रिम आभूषण बनाने में। साथियों जो बर्तन होते हैं, बर्तनों के हत्थे होते हैं ना, वो हत्थे बनाने में। साथियों आप पंखा चलाते हो, आप कूलर चलाते हो, जो स्विच होता है ना अचिल बिजली का जो स्विच होता है, स्विच बटन जिसको बोलते हो, वो बनाने में। और साथियों सनमाइका के निर्माण में। आपके जो गेट होते हैं रंग बिरंगी सनमाइका होती है ना, ऐसी सनमाइके उसी सनमाइक बनाने में। चार बातें याद रखना, कृत्रिम आभूषण, बर्तनों के हत्थे, बिजली के स्विच और सनमाइका के निर्माण में। और सुनो अब बताओ बिजली के स्विच के बटन क्यों बनाए जाते हैं साथियों, इसलिए क्योंकि यह ऊष्मा और ताप दोनों के प्रति कुचालक होता है। वो आपसे पूछेगा कि बेकेलाइट होता है ऊष्मा के प्रति कुचालक, अजी ताप के प्रति कुचालक। आपकी ऊष्मा और ताप दोनों कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकती बेकेलाइट का। तभी तो बोला था कि ताप दृढ़। अजी बेकेलाइट किसका एग्जाम्पल है भैया, ताप दृढ़ का। क्यों, क्योंकि भैया ऊष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और सुनो बिजली के स्विच क्यों बनाए जाते हैं, अजी इसलिए बनाए जाते हैं कि भैया यहाँ पर ऊष्मा का प्रभाव नहीं पड़ता। और भैया ताप दृढ़ क्यों, क्योंकि ताप का प्रभाव नहीं पड़ता।
दोनों बातें याद रखना, कुछ अलग होता है। और भैया आप ये बोल रहे थे कि संरचना दो प्रकार की होती है, एक रेखीय, एक साथ भैया क्रॉसबद्ध। इसकी कौन सी होती है साथियों? इसकी होती है क्रॉसबद्ध प्रकार। याद रखना, कुचालक, क्रॉसबद्ध और साथियों ये चार उपयोग। ये बात थी बेकेलाइट की। भैया मेलामाइन बताओ। सुनना जी, सबसे पहले मेलामाइन के भी उपयोग सुनो। जो आप जहां पर क्रूम लेकर रहते हो वहां पर यदि टाइलें लगी होती है ना तो मकान मालिक ज्यादा पैसे मांगता है। याद रखना, वो जो फर्श की टाइलें होती है वो साथियों मेलामाइन की बनी होती है। हल्के डिनर सेट मेलामाइन के बने होते हैं साथियों। रंग रोगन में इसका प्रयोग होता है। काम की बात ज्यादा ये आ जाती है कि ऊष्मा प्रतिरोधी कपड़े बनाने में। साथियों कभी देखा होगा बिजली वाले कर्मचारी काम करने पर हत्थे पहनते हैं, वो सारी बातें आज मैं यहां पर ये कहूंगा। तीन बातें इंपॉर्टेंट है पर्स की टाइल बनाने में, डिनर सेट बनाने में, और ये बात तो साथियों बेहद इंपॉर्टेंट है कि ऊष्मा प्रतिरोधी कपड़े किसके बने होते हैं? याद रखना, मेलामाइन के। उसके अलावा तीन बात ये याद रख लो, जब ऊष्मा प्रतिरोधी कपड़े बना रहे हो तो सीधी सी बात है आग का क्या होगा? अजी प्रतिरोधी होगा। साथियों ऊष्मा ग्राही होता है, ऊष्मा सहन करने के योग्य होता है मेलामाइन। चार बातें हो गई। ऊष्मा ग्राही होता है, आग का प्रतिरोधी होता है, ऊष्मा प्रतिरोधी कपड़े बनाने में, रंग रोगने में, हल्के डिनर सेट बनाने में, और साथियों फर्श की टाइल बनाने में। हमने बात की भैया ताप दृढ़ बहुलक, सॉरी ताप दृढ़ प्लास्टिक और ताप सुनम्य। ताप दृढ़ प्लास्टिक का बेकेलाइट के बारे में पढ़ा और मेलामाइन के बारे में पढ़ा, दोनों का एग्जाम्पल देख लिया। और सुनो भैया इनके निर्माण बताओ। कभी कभी पूछता है बेकेलाइट किससे बना हुआ होता है और मेलामाइन किससे बना हुआ होता है? सीधा सा फर्क है जी। सुनो ना, चाहे बेकेलाइट हो चाहे मेलामाइन हो, ये जो फॉर्म एल्डिहाइड है ना वो तो साथियों दोनों में आएगा। सुनना जी, फॉर्म एल्डिहाइड को मैं एफ ए बोल दूं, भैया बोल दो। सुनना, एफ ए बोल रहा हूं, मतलब फॉर्म एल्डिहाइड तो बेकेलाइट में भी आएगा और मेलामाइन में भी आएगा। फिर कैसे याद करें? सुनना, मेलामाइन बनता है एक तो मेलामीन से और वो तो दोनों में आएगा, एक फॉर्मेल्डिहाइड से। और बेकेलाइट में याद रखना साथियों फिनोल आता है। क्या आता है? फिनोल। फिनोल उसमें आएगा बेकेलाइट में। ऐसे याद रखना, आराम से हो जाएगा। कि भैया यदि बात करूं फीफा की, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड, फीफा से याद रखना कि भैया फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड दोनों आएंगे ना, मतलब फिनोल आया तो बेकेलाइट और मेलामीन आया तो साथियों मेलामाइन। खत्म करो। ऐसे ही याद रखना है कि भैया फिनोल दे दिया ना फॉर्मेल्डिहाइड के सामने, फिनोल आया तो बेकेलाइट और मेलामीन आया तो मेलामाइन। कभी पूछ ले, सूत्र याद नहीं करना, इतना ही काम का है जी। सूत्र ऐसे भी 11वीं क्लास में भी नहीं, 12वीं क्लास में जहां पर केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर बहुलक दे रखा है ना वहां पर जिक्र होता है, उससे पहले कहीं नहीं है साथियों। एक आता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या है? याद रखना, टेफ्लॉन जो है ना वो फ्लोरीन का क्या है? एक पॉलीमर बहुलक है। और साथियों विशेष प्रकार का प्लास्टिक होता है। आपसे पूछेगा कि टेफ्लॉन प्लास्टिक होता है, बात सही है या गलत? ध्यान रखना, टेफ्लॉन भी क्या होता है साथियों? एक प्रकार का प्लास्टिक होता है। और ज्यादा काम की बात ये हो जाती है कि तेल और जल दोनों क्या होते हैं साथियों? इसके ऊपर नहीं चिपकते। अब वो सारे बर्तन जहां पर आप तेल का यूज करते हो और उस बर्तन पर कोई चिकनाई का कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वहां पर कौन सा प्लास्टिक यूज होता है? टेफ्लॉन प्लास्टिक। और साथियों इसका रासायनिक नाम क्या होता है? पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन। ये सारी बातें मैं बहुलक में करने वाला हूं, इसलिए साथियों यहां पर हम परेशान नहीं करूंगा। इतना याद रखना, टेफ्लॉन प्लास्टिक होता है और तेल व जल दोनों क्या होते हैं साथियों? इसके नहीं चिपकते। बात करता हूं थर्मोप्लास्टिक की। अब तक हम बात कर रहे थे थर्मोसेटिंग में बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों के बारे में पढ़ लिया। थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण देखिए। पॉलीथीन, पॉलीथीन किसका बहुलक होगा? एथिलीन का।
अजी पीवीसी किसका बहुलक है? वाइनिल क्लोराइड बोलो या वैसे बोलो वीसी का। साथियों पॉलीप्रोपिलीन किसका बहुलक है? प्रोपिलीन का। इनमें आप लोगों को केवल एक लक याद रखना है, पॉलीथीन। पॉली हटा दो, बाद में क्या बचा? एथीन। तो साथियों उसका बहुलक है पीवीसी। पी हटा दो, क्या बता? वीसी। वीसी का बहुलक है। अजी पॉलीप्रोपिलीन किसका बहुलक है? पॉली हटा दो, प्रोपिलीन का बहुलक है। इतना सा याद रखना, पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीप्रोपिलीन कौन किस में आएगा? थर्मोप्लास्टिक में। और मजे की बात बताऊं भैया, मजे की बात क्या है सुनना जी। आप बोलते हो एक होता है थर्मोसेटिंग और भैया एक बोलते हो थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल याद रखना भैया, एक तो बेकेलाइट और एक मेलामाइन। और बेकेलाइट के बारे में हम लोगों ने पूरी जानकारी प्राप्त कर ली और मेलामाइन के बारे में भी पूरी जानकारी प्राप्त कर ली। जितने एग्जाम्पल बच गए ना वो थर्मोप्लास्टिक में सोते ही आ गए। इसी को स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। अब इधर दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन भैया प्राकृतिक रबर पूछता है, बताओ जी प्राकृतिक रबर क्या है? सुनना, आइसोप्रीन का तो बहुलक होता है। ये सारी कहानी जब बहुलक पढ़ाऊंगा तो दोबारा याद हो जाएगी। काम की बात यह है कि प्राकृतिक रबर जो होता है ना वो भी प्लास्टिक होता है। कौन सा? थर्मोप्लास्टिक। कैसे पता पड़ा? अजी थर्मोसेटिंग तो हमने पढ़ लिया, बेकेलाइट और मेलामाइन दो आते हैं, बच गए जो। साथियों थर्मो में याद रखना है, प्राकृतिक रबर थर्मोप्लास्टिक होता है। और साथियों कैसे प्राप्त किया जाता है? साथियों वृक्ष होता है ना, वृक्ष से द्रव रूप में प्राप्त किया जाता है। और उस द्रव रूप को जो निकलता है उसको बोलते हैं साथियों क्षीर बोलते हैं। जब मैं बहुलक पढ़ाऊंगा ना तो इसकी बात करूंगा, वो लेटेक्स की बात करूंगा, पूरा पढ़ा दूंगा प्राकृतिक रबर। अभी केवल एक बात याद रखनी है कि प्राकृतिक रबर क्या होता है भैया? थर्मोप्लास्टिक होता है। और देखिए भैया हमें वैसे भी समझ में आ गया कि थर्मोसेटिंग में बेकेलाइट और मेलामाइन चला गया ना तो फिर इसी में आएगा। लेकिन फिर भी मोटी मोटी बातें तो याद कर लो कि बताओ पॉलीस्टायरीन साथियों फेनिल एथिलीन का बहुलक होता है। आरलोन बहुलक एक्रिलोन नाइट्राइल का बहुलक होता है। साथियों ये इसलिए है कि सब प्लास्टिक के कहीं ना कहीं साथियों रूप होते हैं, इसलिए याद रखना। बाकी हम पढ़ेंगे कहां पर? बहुलक में। अब सुनो प्लास्टिक के उपयोग। पहला उपयोग याद रखना भैया, खाद्य पदार्थों को संचय करने के लिए। बिल्कुल अजी आप जो टिप्पण पैक करके लेके जाते हो, खाने वाले जो जितने भी पदार्थ होते हैं ना उनको साथियों संचय करने के लिए प्लास्टिक का यूज किया जाता है। दूसरी अजी भैया चप्पल, भैया हमारे फर्नीचर और सजावट की वस्तुओं में नॉर्मल बात है। तीसरो साथियों चाहे कार हो, चाहे वायुयान हो, चाहे अंतरिक्ष हो, इनमें प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। एक बात यह है प्लास्टिक साथियों हल्का भार हो, कम कीमत होती है, अच्छा सामर्थ्य होता है और उपयोग में आसान होता है। ये हमारी प्लास्टिक की विशेषताएं होती है जी। तो साथियों अब रह गए इसके अभिलाक्षणिक गुण। बताइए कि प्लास्टिक में क्या क्या गुण है। पहला गुण आंख बंद करके याद रखना भैया, पहला गुण बताओ। पहला गुण होता है कि प्लास्टिक अनभिक्रियाशील होता है, चाहे जल हो चाहे वायु हो। साथियों हमारा प्लास्टिक क्या होता है? अभिक्रिया नहीं करता। कैसे? आप जैसे लोहा होता है ना, लोहा साथियों लोहा को छोड़ दो भैया, यदि लोहा को छोड़ेंगे तो उस पर जंग लग जाएगी। लेकिन साथियों ऐसी सारी बातें हमारे प्लास्टिक के साथ नहीं होती। प्लास्टिक अनभिक्रियाशील होता है, चाहे जल हो चाहे वायु हो, उसमें क्रिया नहीं करता। साथियों प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी होता है, मजबूत होता है, हल्का होता है और चिरस्थायी होता है जी। दो बात याद रखना, अनभिक्रियाशील होता है, हल्का, प्रबल और चिरस्थायी होता है। आगे देखिएगा साथियों तीसरी बात, हमारा प्लास्टिक कुचालक होता था। अजीब बिजली के तार व खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे इसी के बने होते थे। भैया ये बात तो हमारे समझ में आ गई थी। देखिएगा प्लास्टिक कुचालक था, ऊष्मा का भी और साथियों विद्युत का भी। आग देखिए नीचे कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर साथियों मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है। याद करो जब हम मेलामाइन पढ़ रहे थे तो मैंने ये बात बताई थी कि परत चढ़ी होती है उसे अग्नि रोधक बनाती है। इसलिए आपको काम की क्या बात है?
भैया काम की बात तो ये है कि प्लास्टिक कुचालक होता है, अनअभिक्रियाशील होता है। साथियों एक बात आती है, हमारा प्लास्टिक और पर्यावरण के बीच के कथन एनसीईआरटी में दे रखा है, सुनिएगा। प्लास्टिक को अपघटित होने में कई वर्ष लगते हैं। आपको क्या लगता है, आपने प्लास्टिक को बाहर फेंक दिया और साथियों क्या वो तुरंत अपघटित हो जाएगा? अजी नहीं, उसको अपघटित होने में कई वर्ष लगते हैं। यही रीजन है कि साथियों जो प्लास्टिक होता है ना, वो पर्यावरण को क्या करता है भैया, पर्यावरण को प्रदूषित करता है। मतलब प्लास्टिक और पर्यावरण दोनों का लेना देना है। प्लास्टिक जो होता है उसको अपघटित होने में क्या होता है, कई वर्ष लगते हैं। साथियों ये यहाँ से हमें डायरेक्ट प्रश्न पूछता है। ध्यान रखना, जो पदार्थ होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो जैव निम्नीकरणीय और एक जैव अनिम्नीकरणीय। दोनों एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन ऐसी बात नहीं है। अजीब प्राकृतिक प्रक्रिया जीवाणुओं द्वारा यदि बात अपघटन की हो ना, कि प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा पदार्थ क्या हो जाए, पदार्थ अपघटित हो जाए, तब तो जैव निम्नीकरणीय। और साथियों यदि अपघटित विघटित नहीं हो तो जैव अनिम्नीकरणीय। दो बात तो ये याद रखना कि जैव निम्नीकरणीय किसको बोलेंगे भैया, जो प्राकृतिक प्रक्रिया हो जीवाणुओं द्वारा क्या हो जाए, अपघटित हो जाए, तब तो निम्नीकरणीय। और साथियों जैव द्वारा अजीब नेचुरल प्रोसेस के द्वारा यदि अपघटित नहीं हो तो जैव अनिम्नीकरणीय बोलेंगे। और वो वाली बात अभी बोल रहा था कि प्लास्टिक को अपघटित होने में कई समय लगते हैं, इसलिए यह पर्यावरण को क्या करता है, प्रदूषित करता है। अब सुनना कौन कौन सी बात भैया, पदार्थों को विघटित होने में कितना समय लगता है वह, और साथियों पदार्थ की प्रकृति कैसी है, इन दोनों की सारणी के माध्यम से बात करता हूं। पहली बात आपको पूछेगा कि सब्जी हो, फलों के छिलके और बचा हुआ भोजन होता है ना, साथियों इनको बताओ कि इनको अपघटित होने में कितना समय लगता है। सब्जी, फलों के छिलके और बचा हुआ भोजन, याद रखना साथियों 1 से 2 सप्ताह लगते हैं। 1 से 2 सप्ताह में ये चीज अपघटित हो जाती है। और ये होते कैसे हैं, जैव निम्नीकरणीय होते हैं, प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा जीवाणु द्वारा स्वतः ही क्या हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं। एक बात तो ये याद रखना। और सुनो दूसरी बात, डायरेक्ट पूछ सकता है, एनसीईआरटी में दे रखा है भैया कागज को विघटित होने में कितना समय लगता है, 10 से 30 दिन लगते हैं जी। कागज को 10 से 30 दिन का समय लगता है विघटित होने में। और है क्या, जैव निम्नीकरणीय है। सूती कपड़ा को कितना समय लगता है, 2 से 5 महीना। अजी ऊनी वस्त्र को 1 साल। साथियों लकड़ी को याद रखना, लकड़ी को 10 से 15 वर्ष लगते हैं विघटित होने में। और साथियों ये पांचों जो है ना वो जैव निम्नीकरणीय के उदाहरण है। आगे देखिएगा साथियों, पूछेगा टिन, एल्यूमिनियम एवं अन्य धातु के डिब्बे। साथियों टिन का डिब्बा, एल्यूमिनियम का डिब्बा, इनको कितने वर्ष लगते हैं? अजी इनको लगते हैं 100 से 500 वर्ष। देखिए इतने वर्ष का समय लगता है। और साथियों ये क्या है, जैव अनिम्नीकरणीय होते हैं, मतलब प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा इनको विघटित नहीं किया जा सकता। और काम की बात साथियों इंपोर्टेंट लगा लेना, पूछेगा जो प्लास्टिक की थैलियां होती है ना साथियों, इनको विघटित होने में कितना समय लगता है? आंसर आएगा बताओ, पूछेगा प्लास्टिक थैलियों को विघटित होने में कितना समय लगता है? 1 साल, 2 साल, 20 साल, 100 साल। याद रखना आंसर होगा कई साल, यही उत्तर होगा, फिक्स नहीं है। तभी तो प्लास्टिक की थैलियों को साथियों प्रतिबंधित कर दिया गया था। और होती कैसी है, जैव अनिम्नीकरणीय। क्योंकि भैया ज्यादा समय क्यों लग रहा है साथियों? इसलिए लग रहा है कि प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा इनको अपघटित नहीं किया जा सकता। साथियों ये हमारा टॉपिक था प्लास्टिक वाला। कोशिश की है साथियों प्लास्टिक वाले टॉपिक को क्लियर करवाने की। प्लास्टिक टॉपिक का यहाँ से रिवीजन कीजिएगा। आपको लगे कोई नई बात है उसको नोट कर लेना, चाहे एनसीईआरटी पढ़ो चाहे इनको देखो, एक ही बात है। मोटे मोटे प्रश्न देख लो कि प्लास्टिक की संरचना में एकलक इकाइयां निम्न प्रकार से व्यवस्थित होती है। ये बात कर रहा है कि भैया आप प्लास्टिक की संरचना की बात करते हो तो जरा बता दीजिए कि प्लास्टिक की संरचना कैसे होती है। अजी हमने पढ़ा था भैया 2 प्रकार से होती है,
एक तो रेखीय और एक भैया क्रॉसबद्ध, मतलब ए व बी दोनों। आज इसका आंसर क्या हो जाता है भैया, आज इसका आंसर सी हो जाता है। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न दे रखा है कि बेकेलाइट में किस प्रकार की संरचना पाई जाती है। बिल्कुल ऑप्शन क्या होंगे, वही होगा रेखीय, क्रॉसबद्ध, दोनों या साथियों वर्तीय। अजीब बेकेलाइट की बात करें ना तो बेकेलाइट में पाई जाती है भैया क्रॉसबद्ध। तीसरा बताओ, खिलौने व विभिन्न प्रकार के पात्र बनाए जाते हैं। बताओ बेकेलाइट से? नहीं भैया, बेकेलाइट तो थर्मोसेटिंग था। बेकेलाइट किसका पार्ट है, थर्मोसेटिंग का, और मेलामाइन थर्मोसेटिंग का, और भैया रेजिन पता नहीं क्या है, नहीं पता, पढ़ा ही नहीं। लेकिन देखो थर्मोप्लास्टिक बात करता हूं जी साथियों। खिलौनों व विभिन्न प्रकार के जो पात्र है वो थर्मोप्लास्टिक के बनाए जाते हैं, जो ताप सुनने में बहुलक था। बताओ पॉलीथीन का निर्माण किससे होगा। भैया पॉलीथीन, जिसके आगे पॉली लिखा हो ना, उस पॉली को हटा देना, क्या बच गया, एथीन। और साथियों एथीन बोलो चाहे एथिलीन बोलो, आंसर आ गया 3। वाइनिल क्लोराइड वीसी की बात कर रहा है भैया, ये तो पीवीसी का होता था। प्लास्टिक के संदर्भ में सही कथन बताओ। प्लास्टिक हल्का प्रबल चिरस्थायी होता है। बिल्कुल भैया, ये बात हमने पढ़ी थी अभिलाक्षणिक गुण में। बताओ प्लास्टिक जल व वायु में क्रिया नहीं करता। बिल्कुल भैया नहीं करता। हमारा प्लास्टिक अनभिक्रियाशील होता है और भैया धातु की अपेक्षा सस्ता होता है। बिल्कुल। अजी सोने के आभूषण लेके आओ और प्लास्टिक के आभूषण लेके आओ, सस्ते कौन से आएंगे, प्लास्टिक के। सही बात है, आज इसका आंसर 4 हो जाता है। और सुनो, प्लास्टिक विद्युत का क्या होता है। अजी क्या 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 बोल रहे हो, प्लास्टिक विद्युत का कुछ अलग ही होता है। बताओ सूती कपड़ा किस प्रकार का अपघटक है। भैया जैव निम्नीकरणीय। भैया एक तो टिन वाला, एल्यूमिनियम वाला और प्लास्टिक की थैलियां, ये तो था जैव अनिम्नीकरणीय। और बाकी जो सारणी में आपने करवाया ना वो सारा जैव निम्नीकरणीय था। बताओ ऊनी वस्त्र के अपघटित होने में कितना समय लगता है। भैया 1 वर्ष। बताओ प्लास्टिक थैलियों के अपघटित होने में कितना समय लगता है। भैया कहीं वर्ष। यदि आपको फिक्स समय दे देना उसको उत्तर मत करना, आंसर यही सही है, कहीं वर्ष। पूछेगा आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधान पर निम्नलिखित की प्रतिछड़ी होती है। भैया मेलामाइन। साथियों ढंग से क्लियर किया था कि मेलामाइन की छड़ी होती है। रीट 2012 में प्रश्न आया था साथियों कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। किसका पूछ रहा है साथियों, थर्मोसेटिंग का पूछ रहा है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण बताओ। साथियों कमेंट करना इस प्रश्न का आंसर, ताकि मेरे को पता पड़ सके कि आप लोग केमिस्ट्री को कितना प्यार दे रहे हो, आप लोगों को केमिस्ट्री कितनी समझ में आ रही है। इसलिए आप लोग कमेंट करना इस प्रश्न का आंसर कि ए, बी, सी या डी क्या आएगा। साथियों ये पूरा टॉपिक मैंने केवल रिवीजन के माध्यम से करवाया है। कुछ बातें साथियों नहीं समझ में आई हो तो कोई ना, आप अपने स्तर पर देख लेना। ये मैंने एनसीईआरटी पूरी करवा दी है। इस टॉपिक से प्लास्टिक टॉपिक पूरा हो गया। साथियों कल हमारी क्लास होगी सीमेंट की, एक क्लास सीमेंट की होगी, उसके बाद में साथियों ऑक्साइड ले लूंगा। फिर साथियों लगभग आप लोगों को पता पड़ जाएगा कि केमिस्ट्री के 6 टॉपिक पूरे हो गए। सभी साथियों का प्यार भरा धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट टॉपिक सीमेंट के साथ। कमेंट में बताइएगा कैसा टॉपिक लगा, मेटर रिवीजन के लायक था या नहीं। और जो लास्ट पर्सन था ना थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल, उसका कमेंट के द्वारा साथियों सही आंसर देना। धन्यवाद।